अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम रज बतूल। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो और मेरी दुआ है कि आप लोगों की ये ईद और आने वाली हर ईद बहुत अच्छी गुजरे और खुशियों के साथ गुजरे। ओके व्यूअर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ब्रीफ प्रोटोकॉल ऑफ द पीसीआर और साथ में हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स पीसीआर के प्रोटोकॉल में यूज़ होते हैं और उनके फंक्शंस और किस कैलकुलेशन और किस फॉर्मूले की बेस पर हम उन कंपोनेंट्स को पिक करते हैं। ठीक है जी। तो हो सकता है कि शायद इस वीडियो की 2 पार्ट्स बन जाएँ। अगर मेरी वीडियो लेंथी ना हुई तो हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे अपनी सारी कैलकुलेशंस वगैरह भी। अदरवाइज से वी हैव टू टेक 2 वीडियोस। ओके। तो फ़िलहाल अभी हम कंटिन्यू करते हैं इस पे काम। ठीक है। अब देखिए हमें सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा स्टार्टिंग कैसी होती है। हमारे पास एक लार्ज ट्यूब है, ये पीसीआर ट्यूब है। ठीक है जी। इसमें हम बनाने वाले हैं मास्टर मिक्स। मास्टर मिक्स बनाएंगे। मास्टर मिक्स का मतलब ये होता है कि हम जो तमाम बेसिक कंपोनेंट्स सिवाय डीएनए टेम्पलेट के, मैं यहाँ पे माइनस करके लिख देती हूँ कि सिवाय डीएनए टेम्पलेट के तमाम कंपोनेंट्स, वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। सही। वो तमाम कंपोनेंट्स हम एक जो बड़ी ट्यूब होती है उसमें डाल लेंगे। ठीक है। तो ये सब हमारे पास कह लीजिए मिक्सचर बन के सामने आ जाएगा। अब मेरे पास सपोज करें 4 सैंपल हैं। मैं 4 सैंपल्स को या 4 में जो जीन्स है मैं उनको एम्पलीफाई करवाना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे एक सैंपल के तौर पर बना लेती हूँ। ये मेरे पास 4 ट्यूब्स हैं। अब मेरे लिए क्या आसानी होगी कि मुझे अलग अलग इन चारों के अंदर अलग अलग से पाइपेट आउट करके अपने कंपोनेंट्स को नहीं डालना होगा। मेरे पास एक मास्टर मिक्स बना हुआ होगा। मैं उसी हिसाब से इन चारों के अंदर एक मटेरियल डालती चली जाऊंगी, कंपोनेंट्स डालती चली जाऊंगी और सबसे आखिर में मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपना डीएनए। क्योंकि डीएनए सैंपल 4 सैंपल है मेरे पास, चारों के अलग अलग होंगे। तो सबसे एट दी एंड हम अपने पास डीएनए टेम्पल उसमें ऐड कर लेंगे। तो कुछ इस तरह का है। फिर जब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे तो हम अपने थर्मल साइक्लर पीसीआर में इसको हम पीसीआर थर्मल साइक्लर में डालेंगे। इसको थर्मल साइक्लर डेट्स मीन वो मशीन है जिसके जो ऑटोमेटिक मशीन होती है जिसके अंदर हमारी जीन एम्पलीफाई होगी। सही है। अब जब ये पीसीआर थर्मल साइक्लर में डल जाएगा आफ्टर फ्यू साइकिल्स, डेट्स मीन जो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 25 से लेकर 45 तक के साइकिल्स पे रन करता है हमारी पीसीआर। 25 से 45 साइकिल्स तक का होता है जो हमारा कन्वीनियंट पीसीआर की हम बात कर रहे हैं। जब वो एम्पलीफाई हो जाएगी हमारी जीन तो उसको हम एग्रोस जेल के ऊपर उसको हम चेकआउट कर लेंगे कि हमारी जीन एम्पलीफाई हुई है कि नहीं। जो जीन हमारी ज़्यादा अच्छे से आप कह लीजिए अगर एम्पलीफाई हुई भी होगी तो उसका हमारा बैंड दिखेगा। अब बैंड कैसा होगा, देखिए हमारी जेल का कुछ ना इस तरह का होता है। रेक्टेंगुलर शेप की हमारी जेल होती है। यहाँ पे हमारी होते हैं लैडर्स। लैडर आप कह लीजिए ये मार्केट से हम लेते हैं और इसका काम ये होता है कि ये साइज़ के हिसाब से ना एक प्रॉपर साइज़ के हिसाब से नहीं, हमें एक कह लीजिए रेफरेंस के तौर पर हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं कि कौन सा बैंड किस साइज़ का है। तो ये चीज़ें आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगी कि इसको हम किस तरीके से रीड करते हैं एग्रोस जेल को। ठीक है जी। अब सपोज करें मैंने 4 वेल्स थी, 1 2 3 और 4। मैंने चारों जेल्स को रन करा जेल पे ही चेक करने के लिए कि कौन सी मेरी जीन एम्पलीफाई हुई, क्योंकि कभी कभी ह्यूमन एरर की वजह से कोई कंटेमिनेशन की वजह से मे बी पॉसिबल जीन एम्पलीफाई ना हो पाई हो। ये चीज़ें हम आगे देखेंगे कि क्या एरर हो सकते हैं। ठीक है जी। तो सपोज कर लें जो जो जीन सबसे ज़्यादा एम्पलीफाई हुई होगी उसका बैंड एक प्रॉपर मोटा सा ग्लो कर रहा होगा। जो जीन सपोज कर लें जो 2 नंबर पर है वो जीन एम्पलीफाई नहीं हुई तो उसका बैंड बहुत हल्का होगा। जो जीन ज़्यादा हुई होगी एम्पलीफाई तो उसका बैंड आप कह लीजिए बहुत ज़्यादा सा मोटा सा थिक सा और अच्छा शाइनिंग ग्लो कर रहा होगा। कुछ इस तरह का होता है। ये थोड़ा सा काफ़ी पिक्चर एक अप्रोप्रिएट पिक्चर नहीं है बट आपको समझाने के लिए कुछ इस तरह की मैंने ड्रॉ कर दी है। ठीक है जी।
तो अब हम अपने ज़रा पॉइंट को दफ़ा देख लेते हैं। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने यहाँ पे मास्टर मिक्स बनाना है जिसके अंदर रिएजेंट्स टेस्ट वी टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट्स, ठीक है जी। फिर उसको हम एलोकेट का मतलब होता है कि हम इसको अलग अलग बात में सेपरेट कर लेंगे अपने पीसीआर ट्यूब्स के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पे एफ एन ड्रॉफ में डाला है। एफ एन ड्रॉफ कह लीजिए या कोई लार्ज एफ एन ड्रॉफ के में से हमने मिक्सचर बनाया, दैन उसको हमने एलोकेट कर लिया। दैन उसके बाद हम सबसे एट दी एंड अपना डीएनए ऐड कर रहे हैं और उसके बाद हम साइक्लोर में डालकर एग्रोस जेल में इसको हम विजुलाइज कर रहे हैं। ये हमारे पास इसका बेसिक स्टेप्स आ गए हैं प्रोटोकॉल के। अब हम आ जाते हैं अपने कंपोनेंट्स के ऊपर, ठीक है। पहले हम कंपोनेंट्स में डीएनए टेम्पलेट की बात कर लेते हैं। ओके व्यूअर्स, हम सबसे पहले अपने डीएनए टेम्पलेट्स की बात कर रहे हैं। डीएनए टेम्पलेट जो कि हम अपना सैंपल ले रहे होते हैं। डिफ़ॉल्ट कंसंट्रेशन का मतलब है कि जो हम यूजुअली अपनी कंसंट्रेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो होती है 1 नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर, यानी कि ये कंसंट्रेशन वेरी भी कर सकती है, चेंज भी हो सकती है। ये बेस करती है हमारी कैलकुलेशंस और हमारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कि जो हम प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से ये अप डाउन हो सकता है, सही है। तो फ़िलहाल जो मैं एज़ यूजुअल जो कॉमनली जनरली इस्तेमाल किया जाता है मैं वो आपको वैल्यू बता रही हूँ, क्योंकि यही वैल्यू हम इन मेजॉरिटी हम अपने लैब में भी यूज़ कर रहे होते हैं। ओके जी, एक और बात बताते चलें कि हम सपोज़ हम यहाँ पे हर काम एक कैलकुलेशंस के हिसाब से करते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से कोई रिएजेंट्स, कंपोनेंट्स या डीएनए टेम्पलेट हम अपनी डिज़ायर के हिसाब से नहीं यूज़ कर सकते। हमें एक प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ता है अगर हमें अपनी एक डिज़ायर प्रोडक्ट चाहिए होता है तो होता ही है कि अगर हम सपोज़ करें हमने डीएनए टेम्पलेट ज़्यादा ले लिया, सही, और हमारे पास दूसरे थे कंपोनेंट्स जैसे कि टैग डीएनए पॉलीमरेज हो गया या फॉरवर्ड प्राइमर्स वगैरह, वो हमने कम डाले तो उसके बाद रिजल्ट में क्या होगा कि हमारा जो तमाम जो हमारा डीएनए होगा वो कम्प्लीटली आप कह लीजिए कि वो एम्पलीफाई नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमें एक नॉन स्पेसिफिक पीसीआर प्रोडक्ट मिल सकता है। दैट्स मीन कि हमारा जो पीसीआर प्रोडक्ट होगा वो हमारी ख्वाहिश, हमारे डिज़ायर के मुताबिक नहीं होगा। तो हमें ये कैलकुलेशंस के हिसाब से करना पड़ता है। ओके जी, एक और हम अगर आगे देख लेते हैं तो हमें जब हम डीएनए एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो इंशाल्लाह डीएनए एक्सट्रैक्शन भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। उससे हम आपको बताएंगे कि डीएनए किस तरीके से हम ब्लड में से एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम इससे बात नहीं कर रहे, हम देख लेते हैं। देखिए, जब हम डीएनए एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ हम कंपोनेंट्स, कुछ केमिकल यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे लाइक फिनॉल, ईडीटीए एंड प्रोटीन केस, जिसकी वजह से होता क्या है कि ये जो होते हैं कंपोनेंट्स ये डीएनए के साथ लगे रह जाते हैं एंड एट दी एंड क्या होता है जब हम पीसीआर रन करते हैं तो वो टैग डीएनए पॉलीमरेज को के राह में रुकावट बन जाते हैं, उसको प्रॉपरली वर्कआउट नहीं करने देते। तो अब ये जो है मैंने जो कंपोनेंट्स के नाम रखे वो हम क्यों यूज़ करते हैं एक नज़र हम देख लेते हैं। कि देखिए जो हमारे पास फिनॉल है, ये जो कि होता है हमारा जो है फिनॉल, ये आप कह लीजिए डीएनए प्यूरिफिकेशन में काम आ रहा होता है। ये फिनॉल हमारे पास कह लीजिए जो हम डीएनए एक्सट्रैक्शन का प्रोटोकॉल फिनॉल क्लोरोफॉर्म हम यूज़ करते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो डीएनए प्यूरिफिकेशन में ये काम आता है, ठीक है जी। और करता क्या है कि ये डीनेचर कर देता है प्रोटीन को बाय डीनेचरिंग प्रोटीन। और इसके अलावा एक चीज़ इसकी और भी होती है, वो ये होता है कि ये जो हमारे पास आप कह लीजिए सुपरफ्यूलस सेल होते हैं उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, यानी कि जो हमारे पास गैर ज़रूरी सेल होते हैं वो उनको आप कह लीजिए और मटेरियल्स को सेल के मटेरियल्स को वो डीनेचर कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, ताकि कहीं वो न्यूक्लिक एसिड दैट्स मीन डीएनए को कंटेमिनेट ना करते। सेकेंड हमारे पास जो ईडीटी है वो एक चिलेटिंग एजेंट है, चिलेटिंग एजेंट है फॉर द डाइवैलेंट दैट्स मीन अभी हम आपको बताते हैं, यानी कि वो आप कह लीजिए एलिमेंट्स या कंपाउंड जो डाइवैलेंट होते हैं जिनकी पावर 2 पॉजिटिव होती है, कैट आइन, उनको क्या कर देता है एक तरफ ग्रुप बना के एक साइड में कर लेता है, उनको डेब्रिज कर लेता है, यानी कि
उनको आप कहने ख़त्म कर देते। आसान वर्डों में समझ लीजिए कि उसको, क्योंकि जो ये है ना मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, सॉरी अगर लिख दिया 2, ठीक है जी। जो मैग्नीशियम है हमारे पास, जिसके ऊपर 2 की पावर है, डेट्स मीन ये जो एडीटी होगा मैग्नीशियम जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं डीएनए के प्रोटोकॉल में, वो इसको आप सॉरी पीसीआर के अंदर हम यूज़ करेंगे। अभी आगे चल के आप देख सकेंगे कि हम मैग्नीशियम कहाँ यूज़ करें। तो वो इसको क्या करेगा, एडीटी जब डीएनए के साथ लगा रह जाएगा तो वो इसको आप कह लें कि चिलेट कर देगा, उसको बिल्कुल साइड में कर देगा, उसको प्रॉपर वर्क नहीं करने देगा। ओके जी। अब ये हो चुका। और प्रोटीन केस जो कि प्रोटीन को डीनेचर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। तो अब ये क्या चीज़ें हैं कि ये तीनों जो चीज़ें हैं, फिनॉल, एडीटी या प्रोटीन केस को रिमूव करने के लिए, तमाम ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए हम 70% इथेनॉल से पहले अपने डीएनए को वॉश करते हैं, ताकि वो उसमें कोई किसी भी किस्म की कोई कंटेमिनेशन बाकी ना रहे। क्योंकि ये तीनों चीज़ें हमारे टैग पॉलीमरेज को वर्क नहीं करने देती, वो इनहिबिट कर देती हैं इसकी कम्प्लीटली और प्रॉपर परफॉर्मेंस को। ठीक है जनाब। ओके व्यूवर्स, मेरे पास एक डायग्राम है एग्रोस जेल की। ये एग्रोस जेल दिखने में तो अगर हम कलर प्रिंट लें तो ये ब्लू कलर का होता है और ये गोल्डन कलर का ग्लो कर रहा होता है, बट ये ब्लैक एंड वाइट है। तो मैंने आपको दिखाने के लिए ये पिक्चर ली है। आप इसे गूगल करके देख सकते हैं कि इन एक्चुअल दिखने में कैसा होता है। तो ये इसकी लैडर्स है जो सबसे, अभी कहने जो एम्पलीफाई होने के बाद कितना ज़्यादा अच्छा ग्लो करके आई है पिक्चर। अगर ये एम्पलीफाई नहीं हुई होती तो इसकी पिक्चर कोई इस तरह की साफ़ नहीं होती, बल्कि ये विजुलाइज भी शायद प्रॉपरली नहीं हो पाती। ओके, हम अपने सेकंड कंपोनेंट की तरफ मूव करते हैं। ओके जी, अब हम बफर्स की बात कर लेते हैं कि जो बफर हम यूज़ कर रहे होते हैं पीसीआर में, उसमें हमारे पास होता है ट्रेस एचसीएल। सेकेंड हमारे पास होता है मैग्नीशियम क्लोराइड एंड द थर्ड वन इज़ KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। हम ये क्यों यूज़ कर रहे होते हैं इसको हम एक नज़र देख लेते हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं ट्रिस HCl की। ओके, जब हम ट्रिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ट्रिस एंड HCl यानी कि ट्रिस HCl है। ये होता क्या है कि हम इसको यूज़ करते हैं अपना pH मेंटेन करने के लिए। दैट्स मीन कि जो हमारे पास पीसीआर का इन्वायरमेंट होगा कंपोनेंट्स का, उसके pH को मेंटेन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और हमें पीसीआर का जो pH होता है वो हमें 8 से लेके 9.5 तक का चाहिए होता है। ठीक है जी, हमें 8 से लेकर 9.5 तक हमें अपना पीसीआर चाहिए होता है, pH चाहिए होता है। और इसके अलावा ये कि हम pH हमें मेंटेन क्यों करते हैं। देखिए 8.0 और 9.5 जो है ना pH का अगर हम स्केल लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है। ओके जी, क्योंकि हमें ये 8 और 9 इसलिए चाहिए होता है क्योंकि हमें पता है 8 to 9 जो कि है वो बेस होता है pH। और होता ये है कि हमें टैग पॉलीमरेज के लिए हमें मेंटेन रेगुलेट करना पड़ता है pH। बिकॉज इससे क्या होता है कि वो जो H पॉजिटिव आयंस होते हैं उनको रेगुलेट करते हुए टैग अपनी कहने परफॉर्मेंस कर रहा होता है, परफॉर्मेंस दे रहा होता है। तो डेट्स वाई हमें जो pH होता है वो 8 to लेकर 9.5 तक का बैलेंस करना पड़ता है ताकि हमारा जो टैग है वो वर्कआउट कर ले। खैर, अब आगे आते हैं। सेकंड हमारे पास है मैग्नीशियम क्लोराइड। वो हमारे पास एज अ को फैक्टर और कैटेलाइजर वर्कआउट कर रहा होता है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं एज अ को फैक्टर एंड कैटेलाइजर, जो कि डीएनए की एम्प्लीफिकेशन को पहले बूस्ट कर रहा होता है। इसके भी दो साइड्स होंगे। फिर हम देख लेते हैं आगे। इनहेंस द डीएनए एम्प्लीफिकेशन। by boosting the activity of
टैग पॉलीमरेज। ओके, यानी कि जैसे कि हमने कहा था जो EDTA होता है वो एक चिलेटिंग एजेंट है जो कि डाइवैलेंट को वो इनहिबिट कर देता है, चिलेट कर देता है। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि मैग्नीशियम जो कि है यहाँ पर टैग DNA पॉलीमरेज की एक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए काम कर रहा है। अगर EDTA लगा रह जाएगा DNA के साथ तो क्या होगा कि मैग्नीशियम क्लोराइड इनहिबिट एक तरीके से वो साइड में हो जाएगा, वो अपना परफॉर्मेंस अपनी हेल्प आउट नहीं कर पाएगा और उसके बाद जो हमारा DNA एम्पलीफाई होने में प्रॉपरली एम्पलीफाई नहीं हो पाएगा। जो उसका एक प्रॉपर एक साफ़ सुथरा हमें रिज़ल्ट चाहिए होगा हमारे डिज़ायर के मुताबिक, वो नहीं आ पाएगा। तो दैट्स वाई हमें EDTA को अपने DNA से रिमूव करना पड़ता है। ओके जी, अब आ जाता है हमारे पास KCl। KCl क्या कर रहा है कि ये जो कि है जो भी नेगेटिव आप कह लीजिए कि न्यूट्रलाइज जो भी हमारे पास DNA बैकबोन पे जो भी चार्जेस होते हैं ना उनको वो न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है जी, तो अभी क्या कर रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो न्यूट्रलाइज कर देता है जो भी हमारे पास चार्ज होता है, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज होता है DNA के ऊपर। अब ये क्यों कर रहा है? हो ये रहा है कि जो अनीलिंग का स्टेप है हमारे पास, अनीलिंग का स्टेप जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास ये DNA का टेम्पलेट है, इसमें आकर प्राइमर को अटैच होना होता है। ये हमारे पास प्राइमर है, ठीक है। तो ये प्राइमर भी एक DNA शॉर्ट DNA है, इसकी भी बैकबोन पर नेगेटिव चार्ज होगा और DNA की भी बोन पर नेगेटिव चार्ज होगा। अगर ये नेगेटिव नेगेटिव जैसे कि हम जानते हैं ये मैथ का कॉमन सा रूल है कि नेगेटिव नेगेटिव हमेशा मैथ के लिए फिजिक्स का कि वो रिपल कर जाते हैं, ठीक है। सेम जो हमारे पास साइन होगा वो रिपल कर जाता है, ठीक है जी। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज प्राइमर के पास भी होगा, नेगेटिव चार्ज DNA के टेम्पलेट पर भी होगा तो ये आपस में बाइंड नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। तो यहाँ पर जो KCl है वो यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर रहा है नेगेटिव चार्ज present on DNA बैकबोन। अब उससे फ़ायदा क्या होगा, जब ये नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा यहाँ पर तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज जब कुछ कम होगा तो ये इजीली प्राइमर यहाँ पर आके बाइंड कर पाएगा। तो इजी वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि KCl जो कि अनीलिंग में हेल्प कर रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड टैग की एक्टिविटी में हेल्प कर रहा है और ट्रेस भी टैग पॉलीमरेज को रेगुलेट करने में हेल्प कर रहा है बाय मेंटेनिंग द pH अप टू 8 to 9.5। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 3 PCR बफर्स हो गए। ओके जी, अब हम एक बार आपको बताते चलें साथ में यहाँ पर कि कभी कभी जो बफर्स होते हैं ना, जब हमारे पास टैग कभी कभी जो क्या होता है हमें बफर जो कि है ना, ओके जी, तो कुछ जगहों पर हमें बफर 10x के साथ मिल रहा होता है और कुछ मतलब जो होता है बफर वो टैग के हिसाब से, टैग पॉलीमरेज के हिसाब से उसकी कंसंट्रेशन होती है। जो फाइनल कंसंट्रेशन हम ऑलमोस्ट प्रोटोकॉल में जिस तरह मैंने आप लोगों को DNA के टैबलेट का बताया था कि DNA टैबलेट की जो कंसंट्रेशन हम यूज़ कर रहे होते हैं वो 1 नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर, बट ये यूजली वेरी कर सकती है। इस तरीके से यहाँ पर भी है कि जो बफर की कंसंट्रेशन हम 1 से लेकर 1.5x तक रख सकते हैं। फाइनल कंसंट्रेशन 10x की बात की है वो स्टॉक की बात की है, बट इट कुड बी वेरी। ओके जब अब हम प्राइमर्स की बात कर रहे हैं, प्राइमर जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सिंगल शॉर्ट ट्रेन या फ्रेगमेंट होता है और ये 15 से लेकर 30 न्यूक्लियोटाइड तक हो सकते हैं। अच्छा, इनका जो मकसद क्यों होता है, हम ये प्राइमर क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, इन एक्चुअली हमें यहाँ पर अपने जो DNTPs हैं, ठीक है, या आप कह लीजिए हमें जो आगे की जो जीन हमें एम्पलीफाई करवानी है उसके लिए हमें 3 प्राइम OH ग्रुप हमें देना पड़ता है, देना चाहिए होता है ताकि जब ये होगा ये कि ये सपोज कर लें कि ये 5 प्राइम है, ये हमारे पास गया और ये 3 प्राइम, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास DNA आ गया। अब हमारा प्राइमर जो कि था ना वो 5 प्राइम
देन यहाँ पर आके लग गया 3 प्राइम। यहाँ पे जो OH ग्रुप होगा यहाँ से आके DNTPs बाइंड होना शुरू होंगे। जीन यहाँ पर भी हो सकती है हमारी DNA टेम्पलेट की, लेकिन हमारे DNTPs यहाँ से बाइंड होना नहीं शुरू करेंगे, जहाँ पे OH ग्रुप होगा वहीं से बाइंड होना शुरू करेंगे। ओके जी, अब जो हमें कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखना है अपने प्राइमर्स की को बनाते हुए प्राइमर्स की सिलेक्शन में, तो वो कुछ पॉइंट्स ये हैं हमारे सामने। सबसे पहले तो हमें जो पॉइंट नोट करना है वो ये रखना है अपने जहन में कि जो GC दैट आर द न्यूक्लियोटाइड्स, वो पूरे हमारे पास जो प्राइमर है उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यानी कि ऐसा ना हो। वजह यह है कि जो G और C हैं वो हमारे पास ज़्यादा एनर्जी इनको रिक्वायर होती है फॉर द बाइंडिंग एंड फॉर द डीनेचरेशन, क्योंकि वो ट्रिपल बाउंडिंग होते हैं। G में भी और इसमें ट्रिपल बाउंडिंग होती है, जिसकी वजह से हमें हाई पावर चाहिए होती है। ठीक है जी, तो इस वजह से भी हम अपना प्राइमर हम नोट कर रहे हैं, कह लीजिए हम बना रहे हों, तो उसका पैटर्न जो कि है वो यूनिफॉर्मली उसमें GC डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक तरफ सारे G हो जाए, एक तरफ सारे C और AT, मतलब कुछ इस तरह का ना हो, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है, देन हमें देखना है कि यहाँ पर 3 प्राइम एंड, दैट्स मीन यहाँ पर 3 प्राइम एंड यहाँ पे OH ग्रुप हमको प्रोवाइड करना है। यहाँ पे 3 से ज़्यादा, नॉट मोर देन 3 G और C यहाँ पे मौजूद नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे फिर जब डीनेचरेशन होती है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, और बाइंडिंग में भी सही। और इसके अलावा जो G और C है वो कम से कम जो हमारे पूरे प्राइमर के अंदर 40 से लेकर 60 तक के जो है ना उनकी कह लें कंपोजिशन जो है ना वो 40 से 60% होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो या इससे कम ना हो। ठीक है, अब सपोज और एक और चीज़ों का ख्याल जो रखना है वो ये रखना है कि प्राइमर जो कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री हो, डैट्स मीन सपोज कि मैंने एक रिवर्स प्राइमर यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, और अगर मैं इसका फॉरवर्ड प्राइमर में देख रही हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि इस T की जगह पर ATCGATCA ऐसी कुछ सीक्वेंस ऐसी ना हो फॉरवर्ड की सीक्वेंस अलग होनी चाहिए और रिवर्स की अलग। ऐसा ना हो कि हमने प्राइमर्स हमने डाल तो दिए मगर खुद ही सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री थे, जाके उन्होंने खुद ही अपने आप बीच में बाइंडिंग कर ली, तो ऐसी नहीं होना चाहिए। सही। और इसके अलावा हमें प्राइमर, डायमर और हेयर पिन फॉर्मेशन की को भी मद्देनज़र रखना है कि कहीं हमारे प्राइमर में प्राइमर डायमर या हेयर पिन ना बन जाए। प्राइमर डायमर तो हमारे रिवर्स फॉरवर्ड के आपस में जो ज्वाइनिंग हो जाएगी उसको हम प्राइमर डायमर बोलेंगे, मगर हेयर पिन में क्या है देखें, यहाँ पे आपको दिखाते हैं इस जगह पर। ये मेरे पास एक प्राइमर बना हुआ है, ठीक है, ATGCATT, यहाँ पर भी एक A बना लेते हैं। सही, इधर 3 A कर लेते हैं, यहाँ पर 3 T कर लेते हैं, देन GCTA जो भी हो। अब देखें ये जो A एडेनिन है वो थायमिन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो क्या पता कुछ इस तरह का हो जाए कि ये ट्रिपल A के साथ बाइंडिंग कर ले और यहाँ पर क्या हो जाए, ये G और C यहाँ पर रह जाए और T, मतलब इट कुड बी पॉसिबल कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाए और यहाँ पर जो कि है वो GCTA, तो ये कुछ इस तरह का लूप ना बन जाए, ये यूँ करके यूँ ऐसी कोई शक्ल हमारे पास पिन की तरह जो हम लोग यूज़ करते हैं वो ऐसी कोई शक्ल ना बन जाए। तो ये भी प्रॉब्लम हमें देखनी है कि कहीं ऐसी कोई सीक्वेंस ना बन रही। एक न्यूक्लियोटाइड तो कम्प्लीमेंट्री अगर हो पॉसिबल है तो वो इतना नहीं इफेक्ट करता, लेकिन अगर बहुत सारे कोई सेम क्या है, मैंने 3 दफ़ा A 3 दफ़ा T लिखा तो इनके बीच में बाइंडिंग होना आसान है, तो हमें इसका भी ख्याल रखना है। ओके जी, अब जो हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री साइट्स होती हैं प्राइमर और DNA टेम्पलेट की, उसको हमें ख्याल रखना है, उसका नोट रखना है कि जो हमारे पास DNA टेम्पलेट की हमारे पास ऑब्वियसली सीक्वेंस पता होगी, तो हमें उसी के लिहाज से प्राइमर बनाना है ताकि प्राइमर जाके उसी के साथ बाइंड करे। ऐसा ना हो कि वो बाइंडिंग ही ना हो, हमें सीक्वेंस पता नहीं है, हम अपने पास से प्राइमर की सीक्वेंस नहीं बना सकते, हमें प्राइमर की सीक्वेंस अपने DNA टेम्पलेट की सीक्वेंस की कॉम्प्लीमेंट्री ही बनानी होगी। और जो उसका अनिलिंग टेम्परेचर होगा वो मेल्टिंग टेम्परेचर से 5 सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। हमारे PCR के अनिलिंग टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। अब जो अनिलिंग टेम्परेचर हम कैसे निकालते हैं ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, और मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूँगी ताकि आप लोग एक दफ़ा देख लें कि हम किस फॉर्मूले के तहत अनिलिंग टेम्परेचर मालूम करते हैं।
अच्छा जी, अब मैग्नीशियम क्लोराइड की हमने वैसे तो अब ये पीसीआर बफर है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मगर थोड़ा सा डिटेल में हम और डिस्कस कर लेते हैं कि देखें जो हमारे पास रेंज ऑफ पीसीआर मैग्नीशियम क्लोराइड होती है वो जो कि हम कह लें 0.5 से लेकर 4 माइक्रो मिली मोलर तक होता है, ये कंसंट्रेशन हम बता रहे हैं। और जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है यानी कि जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट होगा, जिसमें पहले भी हम पीसीआर बफर में बता चुके हैं 1.5 मिली मोलर हो सकता है, बट इट कुड बी वेरी, ये चेंज हो सकता है। अच्छा, इसके दो साइड्स मैंने बताए थे कि मैग्नीशियम क्लोराइड के दो साइड हो सकते हैं कि अगर मैग्नीशियम क्लोराइड की लो कंसंट्रेशन होती है तो वो जो पीसीआर जो नॉन स्पेसिफिक प्राइमरिंग होती है ना, कि कहीं और जाके प्राइमर बाइंड कर गया, या कह लीजिए कि आप एक एक्स्ट्रा पीसीआर प्रोडक्ट्स हमें नहीं मिलते। लेकिन अगर उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि अगर मैग्नीशियम क्लोराइड की अगर अमाउंट बहुत हद से ज़्यादा कम हो जाए तो वह पीसीआर प्रोडक्ट हमें ज़्यादा नहीं मिलता, बिकॉज मैग्नीशियम क्लोराइड टैग डीएनए पॉलीमरेज को बूस्ट कर रहा होता है। तो अगर लो अमाउंट कंसंट्रेशन किसी हद तक फ़ायदेमंद है कि वो नॉन स्पेसिफिक प्राइमरिंग नहीं हो रही होती है और बैकग्राउंड पीसीआर प्रोडक्ट हमें नहीं एलिमिनेट कर रहे होते हैं, उसको जो एलिमिनेट कर देता है कि हमें कोई एक्स्ट्रा पीसीआर प्रोडक्ट ना मिले। लेकिन उसी के साथ अगर हद से ज़्यादा कम हो जाएगा तो हमें एक अच्छी अमाउंट नहीं मिलेगी पीसीआर प्रोडक्ट की। इसी तरीके से अगर हम हाई कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो जो हाई कंसंट्रेशन जो होती है मैग्नीशियम क्लोराइड की, वो प्राइमर और टेम्पलेट डीएनए के बीच में इंटरेक्शन को ज़्यादा मजबूत करती है। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही हाई कंसंट्रेशन हो जाए, हमारी कैलकुलेशंस के हिसाब से एक्स्ट्रा हो जाए, इसके हम ह्यूमन एरर की बात करते हैं, तो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग भी हो सकती है कि प्राइमर को बाइंड करना था टेम्पलेट डीएनए के साथ यहाँ पर, मगर वो साहब ने उन्होंने जाकर बाइंड कर लिया यहाँ पर, अपनी पोजीशन को छोड़ के कहीं और भी जाके वो बाइंड कर सकते हैं। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से पॉसिबिलिटी है। ओके जी, अब इसके बाद हम नेक्स्ट कंपोनेंट पे आ जाते हैं जो कि हमारा टैग डीएनए पॉलीमरेज है। यूजुअली हमें जो हम आमतौर पे हमें होता है यूज़ कर रहे होते हैं वो 0.02 यूनिट पर माइक्रोलीटर होता है। हम यहाँ पे जो टैग डीएनए पॉलीमरेज है वो यूनिट में हम ले रहे होते हैं, जिस तरह की यहाँ पे मिली मोलर कंसंट्रेशन नहीं होती है, हमारे पास यहाँ पे यूनिट्स होते हैं। ठीक है जी, तो जनरल प्रोटोकॉल के हिसाब से 0.02 यूनिट पर माइक्रोलीटर टैग डीएनए पॉलीमरेज हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसका एक पॉइंट ये है कि अगर टैग डीएनए पॉलीमरेज ज़्यादा हो जाता है तो उसके रिजल्ट में नॉन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हमको मिल सकते हैं। दैट्स मीन वही वाली बात है कि यहाँ पे हमारे एक टेम्पलेट डीएनए है, ठीक है जी, प्राइमर यहाँ पर था, ये हमारा डीएनए टैग पॉलीमरेज आया, उसको बाइंडिंग करनी है यहाँ तक कुछ एक स्पेसिफिक साइट है। ठीक है ना, अब जितना टैग डीएनए पॉलीमरेज रन करता चले जाएगा, जितनी इसको टाइमिंग मिलेगी रनिंग की, उतनी वो जीन एम्पलीफाई कर देगा। लेकिन इसमें क्या होगा, जब हमारी हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी तो ये बस ये रन करता चला जाएगा, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा है तो इसको अपनी स्पेसिफिसिटी का नहीं पता चलेगा, ये नॉन स्पेसिफिक रिजल्ट देगा, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट जो कि होगा वो सही नहीं आएगा। ओके, अब इसका नेक्स्ट कंपोनेंट जो कि है वो है बोवेन सेरम एल्ब्यूमिन है, जो कि इसको हम बीएसए भी कहते हैं। ये जस्ट हम एक ऑप्शनल चीज़ है, इसको हम यूज़ करें या ना करें हमारे प्रोटोकॉल हमारे नीड पर होता है। इसको वैसे हम अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमने इनमें अपने लैब में इसको यूज़ नहीं करा है, बट क्योंकि ये यूज़ होता है दैट्स वाई आई एम शेयरिंग विद यू कि जस्ट पीसीआर प्रोडक्ट की यील्ड को, जिसका रिजल्ट होता है, उसको इन्हेंस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये प्लस पॉइंट है, ना यूज़ किया जाए तो कोई बात नहीं, यूज़ कर लें तो और उसका रिजल्ट अच्छा होगा। सही। ओके व्यूअर्स, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को पीसीआर के प्रोटोकॉल के बारे में बताया और साथ में हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इसके। अब जो इसकी कैलकुलेशन है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी टू लॉन्ग वीडियो। ठीक है, तो आई होप दैट यू विल एंजॉय दिस। अगर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेटिव लगती है और आपको लगता है कि हाँ इससे आपने कोई नई चीज़ सीखी है और आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।